बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707, उसका अक्टूबर नवंबर 2017 का पेपर 1 करने जा रहे हैं, जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट करता है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कहता है व्हाट वुड बी द मोस्ट यूज़फुल वे ऑफ मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ रिटेल बिज़नेस। कि अगर कोई रिटेल बिज़नेस है कि जो कंज्यूमर्स को जो उसके कस्टमर्स हैं वो आते हैं और वो उनको माल बेचता है, से जैसे ग्रॉसरी की शॉप्स हो गई हैं, आपकी आपके फर्नीचर के आउटलेट खुले हुए हैं, ये सब रिटेल बिज़नेस करते हैं जो कस्टमर्स को डायरेक्ट माल, या जैसे गुल अहमद के आउटलेट्स हो गए, ये सब रिटेल बिज़नेस है। तो उसकी प्रोग्रेस आप चेक करने का सबसे बेहतर तरीका जो है वो क्या है। तो 4 चॉइसेस हैं। नंबर फर्स्ट में कहता है कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 1 ईयर विद दोज ऑफ प्रीवियस ईयर्स के जो करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको प्रीवियस ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से जो है कंपेयर करके देखें क्या ये तरीका है। कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद दोज ऑफ अ बिजनेस इन अनदर कंट्री, कि किसी और कंट्री के अंदर अगर कोई बिज़नेस है तो उससे कंपेयर करें। कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद दोज ऑफ अ बिज़नेस ऑफ अ डिफरेंट साइज़, कि डिफरेंट साइज़ का अगर कोई बिज़नेस है तो उससे कंपेयर करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। या कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद दोज ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। रिटेल के बिज़नेस की प्रोग्रेस की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करें। तो देखें इसमें जो 3 चॉइसेस हैं, लाइक अनदर कंट्री के अंदर अगर कोई बिज़नेस है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करें, या डिफरेंट साइज़ डिफरेंट हो गया, या फिर मैन्युफैक्चरिंग, ये तीनों इनकरेक्ट चॉइसेस हैं जो हमें देखिए। ये अगर अनदर कंट्री के अंदर कोई बिज़नेस चल भी रहा है तो हम कैसे प्रोग्रेस मॉनिटर करेंगे। या मैन्युफैक्चरिंग तो है ही नहीं, हमारा तो रिटेल बिज़नेस है। इसी तरीके से साइज़ हमारा अलग है, एक छोटे साइज़ का बिज़नेस है, अगर वो ग्रॉसरी की शॉप खोल के बैठा हुआ है तो वो मकसद कोई बहुत बड़े लाइक हाइपर स्टार से अगर वो कंपेयर, या कारफोर से अगर वो कंपेयर करने लगे, या इम्तियाज़ से कंपेयर करने लगे, तो वो तो समझ में नहीं आता है कि आपके पास तो एक छोटा सा एक आउटलेट है, तो आप अपने साइज़ के बिज़नेस से कंपेयर करेंगे। और इसका जो ए चॉइस है उसके अंदर अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये बड़ा प्रैक्टिकल तरीका है कि अगर आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने अगर बनाई है करंट ईयर की, तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स जो आपके पीछे जो साल हैं अगर उनसे कंपेयर कर रहे हैं आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि यार लास्ट ईयर इनकम इतनी थी, इस साल इनकम इतनी है, लास्ट ईयर मेरे एसेट्स इतने थे, इस साल मेरे एसेट्स जो हैं वो इतने हैं, लास्ट ईयर मेरा रेवेन्यू जो है सॉरी इतना था, और इस साल मेरा जो रेवेन्यू है वो इतना है। तो ये तो प्रैक्टिकल बनता है। तो इस तरीके से आप मॉनिटरिंग अपनी कर सकते हैं कि आपकी जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं वो ईयर बाय ईयर जो है वो कहाँ जा रहे हैं, रेवेन्यू क्या आपका इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, आपके एक्सपेंसेस का ट्रेंड क्या है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, आपके एसेट्स जो हैं वो कहाँ खड़े हुए हैं, आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनकी क्या पोजीशन है। तो चॉइस ए जो है हमारी, उसे हम सेफली कह सकते हैं कि वो हमारी राइट चॉइस है, और लॉजिक मैंने आपको बताई। नंबर 2 पे आते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट ए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इज़ करेक्ट। ये 4 आपके पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कहता है ये बताएं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के मुतालिक कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एनीवन विद द कंप्यूटर कैन गेन एक्सेस टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कि जिस किसी के पास भी अगर कंप्यूटर है तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड तक उसकी एक्सेस हो जाएगी। इट इज़ इनकरेक्ट। उसकी रीज़न ये है कि जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जिसको आप अपनी उसकी एक्सेस देंगे और उसका पासवर्ड होता है कि वही लोग जो ऑथराइज्ड हैं वो फिर इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड तक सिर्फ उनकी एक्सेस होगी, क्योंकि पासवर्ड का प्रोटोकॉल होता है कि आपको एक्सेस मिल रही है। तो आप देखेंगे क्योंकि हर आदमी अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखेगा तो फिर तो मतलब ये इनकरेक्ट होगा, और फिर ये कि आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसका भी इशू है। तो ऐसा नहीं होता। जहाँ भी ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम होता है तो वहाँ फिर बाकायदा जो अथॉरिटी होती है जिसको हम कहते हैं कि जिसको अथॉरिटी दी जाती है उसे फिर एक्सेस देते हैं, और उसके लिए पासवर्ड का प्रोटोकॉल होता है कि
जिसको हमने अथराइज़ किया है सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकता है। तो चॉइस ए जो है वो इनकरेक्ट है। नंबर बी कहता है डेटा इनपुट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर वन स्पेसिफिक पर्पस। ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि डेटा जो भी आप इनपुट कर रहे होते हैं वो डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स आप जब बनाते हैं तो वो स्पेसिफिक पर्पस के अलावा भी वो डेटा जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आई गिव यू एन एग्जांपल कि अगर जो क्रेडिट माल हम बेच रहे हैं उधार के ऊपर, उसे अगर हम किसी जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका पर्पस ये है कि स्पेसिफिक पर्पस तो ये है कि हमें पता चले कि क्रेडिट पे माल हमने कितना बेचा है और किन को बेचा है। लेकिन इसी इंफॉर्मेशन की मदद से आप ये भी निकाल सकते हैं, एजिंग बना सकते हैं आप इसकी। क्या आपके पास डेट्स मौजूद हैं तो आप एजिंग बना लें कि जी 1 साल पुराने कस्टमर्स कौन हैं जिन्होंने 1 साल से पैसा नहीं दिया, वो कौन से कस्टमर हैं जिन्होंने 6 मंथ्स हो गए पैसा हमें नहीं दिया। तो डिफरेंट तरीके से आप इसको एनालाइज करके देख सकते हैं। तो ये जो लिखा है इसने ये इनकरेक्ट है। आगे कहता है डेटा आउटपुट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर प्रोग्रामर के डेटा आउटपुट के जो भी आप इनपुट कर रहे हैं वो जब बाहर निकलेगा, आप उसकी रिपोर्ट फॉर्म में आएगा तो वो सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामर ही समझ सकता है। ये भी इनकरेक्ट है। देखें, अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में इनवाइसेस, जो आपकी इनवाइस हैं, जब आप उसे फीडिंग कर रहे होते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में, तो फिर एक रिपोर्ट निकलती है कि क्रेडिट सेल्स आपकी कितनी हुई है। अगर आपकी जो क्रेडिट इनवाइसेस हैं तो अब आप क्या करेंगे कि वो जो रिपोर्ट है जब निकलेगी तो वो एक आम अंडरस्टैंडिंग का जो आदमी है जिसको अकाउंटिंग अगर नहीं भी आती है तो वो भी उसको देख के समझ सकता है कि माल हमने कितना बेचा। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी स्पेसिफिक हैं जिसके लिए अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामर होना ज़रूरी नहीं है। तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑपरेटर एरर में रिजल्ट इन इनकरेक्ट एंड इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के ऑपरेटर एरर माने जो डेटा एंट्री कर रहा है, जो ऑपरेट कर रहा है कंप्यूटर को, ये सब फीडिंग जहाँ से हो रही है, अगर वो कोई गलती कर देता है तो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इनएक्यूरेट होगी। ये बिल्कुल सही बात है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या आप अगर डेटा एंट्री के अंदर ही ऑपरेशनल लेवल के ऊपर जहाँ ये ऑपरेट हो रहा है अगर वहीं मिस्टेक हो रही है तो जो भी आउटपुट पे इन्फॉर्मेशन निकलेगी वो फिर सही नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम सेफली कह सकते हैं कि डी चॉइस हमारी सही है। नंबर 3 में कहता है व्हाट इंक्रीजेज ऑनर्स कैपिटल, के कौन सी चीज़ नीचे ऐसी है जो ऑनर्स कैपिटल को बढ़ाती है। बैंक लोन एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 to 10 ईयर्स के बैंक लोन जो 5 ईयर्स में पे करने थे वो एक्सटेंड करके बैंक से आपने बातचीत की और अब आप कहते हैं कि 10 साल में पे हो जाएंगे। तो ये तो लाइबिलिटी है, इसका कैपिटल से कोई ताल्लुक नहीं होता, एक्सटेंशन हुई है सिर्फ, और ये लाइबिलिटी फर्दर 5 ईयर्स तक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में और अपीयर होगी। तो ये इनकरेक्ट चॉइस है। परचेजेस ऑफ इन्वेंट्री ऑन रेंट, अगर आपने इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट ख़रीद भी ली तो ये तो फिर इन्वेंट्री आपका करंट एसेट्स है और जो क्रेडिट लिया है वो लाइबिलिटी है, इसका भी कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक, तो मशीनरी नॉन करंट एसेट्स है, चेक बैंक आपके पास से पैसा कम हो गया, ये आपका करंट एसेट्स है। एक नॉन करंट एसेट्स बढ़ गया और एक करंट एसेट्स आपका कम हो गया, यहाँ भी कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल टू बिजनेस फ्रॉम प्राइवेट यूज़ की, ये ऑनर जो था वो अपने प्राइवेट यूज़ में जो व्हीकल इस्तेमाल करता था उसको बिज़नेस में उसने ट्रांसफ़र कर दिया। तो एज एन अकाउंटेंट आप क्या एंट्री पास करेंगे, आप ये करेंगे कि व्हीकल को डेबिट करेंगे और ऑनर के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उसने पैसा इंजेक्ट नहीं करा, एसेट इसने इंजेक्ट कर दिया व्हीकल की फॉर्म में। तो ये जो डी चॉइस है हमारी, जो हमसे कहता है व्हाट इंक्रीजेज ऑनर्स कैपिटल, कि ऑनर का कैपिटल कैसे बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा डी वाले पॉइंट से। तो डी चॉइस हमारी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है विच अकाउंट ऑलवेज एज ए क्रेडिट बैलेंस, कौन सा अकाउंट ऐसा है जिसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। चॉइस ए के अंदर उसने कैपिटल अकाउंट दिया है। आपको पता है कैपिटल वो अमाउंट है कि जो ऑनर बिजनेस में जो भी एसेट्स इंजेक्ट करता है उसके अगेंस्ट में उसका कैपिटल इंक्रीज होता है, और कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है। जब डेबिट होगा तो बिजनेस ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अब कैपिटल ही नहीं है आपके पास। तो अब आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट ये तो आपको पता है डेबिट होता है, ड्राइंग ऑनर पर्सनल यूज़ डेबिट होती है, प्रीमिसेस आपको पता है ये भी एसेट है। तो ए चॉइस आपकी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कमाल परचेजेज एंड सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट के कमाल जो है वो परचेजेस जो है सेल्स और कैश दोनों सूरतों में करता है। तो इसके अंदर क्या कहते हैं कि वेयर डज ही मेंटेन द अकाउंट्स
ऑफिस क्रेडिट सप्लायर कहाँ पर रखेगा वो क्रेडिट सप्लायर्स के अकाउंट को? क्रेडिट सप्लायर कहाँ मेंटेन करेगा? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि परचेजेस लेजर। जो ये जो क्रेडिट सप्लायर हैं, ये जिसे हम ट्रेड पेएबल भी कहते हैं, ट्रेड पेएबल का एक नाम और भी है और इसको अकाउंटिंग में यहाँ कहते हैं परचेजेस लेजर। तो याद रखिएगा कि जो सप्लायर्स के अकाउंट मेंटेन होंगे ट्रेड पेएबल के, वो परचेजेस लेजर के अंदर मेंटेन होंगे। तो चॉइस बी हमारी जो है वो राइट चॉइस है। उसके बाद आते हैं आगे। अली सोल्ड गुड्स, अली ने माल बेचा $600 ऑन क्रेडिट टू मालिक। $600 का माल उसने मालिक को बेचा है ऑन 19 अक्टूबर को। द टर्म ऑफ द सेल्स वर 2.5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट वॉज रिसीव्ड विद इन 14 डेज। कि अगर पेमेंट 14 डेज़ के अंदर रिसीव हो जाती है तो अली जो है वो मालिक को 2.5% कैश डिस्काउंट देगा। पेमेंट वॉज रिसीव्ड ऑन 25 अक्टूबर, पेमेंट जो है 25 अक्टूबर को रिसीव हो गई। ये 19 अक्टूबर को माल बिका और 25 अक्टूबर को, इसका मकसद है जस्ट 6 रोज़ के बाद पेमेंट हो गई और हमारे पास जो पीरियड था वो 14 डेज़ का था। तो इसका मकसद है कि मालिक को डिस्काउंट मिला और अली ने मालिक को डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया वो भी आप देख लें। 600 का 2.5% अगर निकालें तो ये 15 बनता है, $15। बहरहाल इसने पूछा नहीं है आपसे, कहता है हाउ वुड अली रिकॉर्ड दिस डिस्काउंट, कि अली कैसे रिकॉर्ड करेगा इस डिस्काउंट को। तो अली देखें क्या करेगा, अली को ये पैसा नहीं मिलेगा तो डिस्काउंट अलाउड इसको डेबिट कर देगा और मालिक के अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। अमाउंट $15 होगी। तो ये डिस्काउंट अलाउड को डेबिट और मालिक अकाउंट को क्रेडिट करेगा। तो अगर आप 6 के अंदर ये देखें कि पहले ही उसने दिया है डिस्काउंट अलाउड डेबिट और मालिक क्रेडिट, तो चॉइस ए जो आपकी है क्वेश्चन नंबर 6 में वो राइट चॉइस है। इसको आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के मुतालिक कौन सा जुमला जो है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। 4 चॉइसेस हैं कि नंबर 1 में कहता है प्रीपेड बाय द बैंक, क्या ये बैंक बनाता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बैंक नहीं बनाता। प्रीपेड बाय द ट्रेडर, क्या ट्रेडर बनाता है इसको? यस, ट्रेडर का मकसद है कि जो जिसका बिजनेस है वही बनाएगा इसको, तो यस यहाँ पर सही है। पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, क्या बैंक रिकन्सिलिएशन डबल एंट्री बुक कीपिंग का पार्ट है? तो देखिए डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है, लाइक जैसे कैश बुक आप बनाते हैं तो कैश बुक डबल एंट्री बुक कीपिंग का पार्ट है, क्योंकि एक एंट्री को आप डेबिट करते हैं, दूसरी एंट्री को क्रेडिट करते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन में ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो आपके पास कैश बुक बनी हुई होती है और बैंक से जो स्टेटमेंट आता है उसे आप कंपेयर कर रहे होते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम कैश बुक जो है वो तो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है, लेकिन ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ये नो हो गया। इत्तेफाक है कि ये जो चॉइस ए है वो हमारी राइट चॉइस है और वो राइट चॉइस की लॉजिक मैंने बताई आपको कि प्रीपेड बाय द बैंक नो, प्रीपेड बाय द ट्रेडर यस, पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग नो, क्योंकि इसमें डबल एंट्री का कोई कंसेप्ट नहीं इस्तेमाल हो रहा है, इसमें सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं हम दो स्टेटमेंट को, एक अपनी कैश बुक को और बैंक से जो स्टेटमेंट आया है। बी में कहता है नो, यहाँ तो नो कहता है, यहाँ यस कहता है, लेकिन यहाँ भी यस कह रहा है, फिर यहाँ यस कह देता है जो बिल्कुल ही गलत है दोनों के अंदर। तो ये 3 इनकरेक्ट हो गई। आपकी चॉइस ए जो है वो राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है विच ट्रांजेक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरर वुड बी एंटर्ड इन द जर्नल, कि कौन सी ट्रांजैक्शन मैन्युफैक्चरर की जनरल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होगी। नंबर 1 कहता है पेमेंट ऑफ वेजेस बाय कैश, ये तो कैश बुक में चली जाएगी। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट अगर ख़रीदा है तो ये परचेजेस लेजर के अंदर चली जाएगी और परचेजेस जर्नल में चली जाएगी जहाँ सारी परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं। सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर आपने क्रेडिट माल बेचा है तो ये सेल्स लेजर में चली जाएगी और सेल्स जर्नल में चली जाएगी। तो ये 3 तो नहीं होगा, अलबत्ता ये होगा राइटिंग ऑफ ए बैड डेट्स, कि अगर बैड डेट्स को राइट ऑफ किया है जिसके अंदर बैड डेट्स को आप डेबिट करते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं, तो ये एंट्री अलबत्ता जो है पर्टिकुलरली क्योंकि किसी स्पेसिफिक बुक में नहीं जा रही है, तो इसलिए ये एंट्री जो है डी पार्ट वाली ये एक्चुअली जनरल जर्नल के अंदर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। बाकी 3 तो मैंने आपको बता दिया, वो तो स्पेसिफिक इनकी अपनी बुक्स हैं वहाँ चली जाएगी। तो डी चॉइस जो है वो आपकी क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो राइट चॉइस है।
क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। द फॉलोइंग अकाउंट अपीयर्ड इन सीयूज लेजर, कि सीयू के लेजर के अंदर ये अकाउंट आ रहा है, टोनी का अकाउंट है सीयू की किताबों में, और बैलेंस बीडी के सीयू को टोनी से $400 लेने हैं, और मई 12 को इसने सीयू ने टोनी को माल बेचा $590 का। मई 16 को कुछ माल वापस आ गया, और मई 28 को ही टोनी ने पेमेंट कर दी सीयू को $284 की, और इसको डिस्काउंट मिला $6 का। और एंड का बैलेंस ये है कि टोनी को पेमेंट करनी है $679 की 31 मई को सीयू को। तो ये कहता है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ये बताएं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑन 12 मई टोनी सोल्ड गुड्स $590 टू सीयू, कि टोनी ने माल बेचा। ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सीयू की किताबों के अंदर टोनी का अकाउंट है, और एक्चुअली सीयू जो है टोनी उसका कस्टमर है। तो सीयू माल बेच रही है और टोनी जो है माल लेता है, तो ये तो कहता है टोनी ने माल बेचा, इनकरेक्ट हो गया। ऑन 16 में सीयू रिटर्न गुड्स, सीयू ने रिटर्न गुड्स नहीं करी, क्योंकि टोनी ने रिटर्न करा है। ऑन 28 में टोनी रिसीव डिस्काउंट $6 फ्रॉम सीयू, कि 28 मई को देखें, ये 28 मई नज़र आ रहा है, यहाँ डिस्काउंट मिला था। सीयू ने टोनी को डिस्काउंट दिया था $6 का, तो सीयू ने अगर दिया था तो टोनी ने रिसीव किया था, $284 की पेमेंट की थी, $6 का। इसका मकसद है $290 उसको पे करने थे, और $290 में से उसने $284 जो है पे करे, $6 का डिस्काउंट मिल गया। 28 में टोनी रिसीव डिस्काउंट। तो ये जो सी चॉइस है हमारी 30, और डी में कहता है मैं ऑन 31 में मैं सीयू और टोनी, सीयू को पेमेंट करनी है, तो ये भी इनकरेक्ट है। सी चॉइस अलबत्ता सही है कि वाकई ऐसा हुआ है कि 28 मई को टोनी ने रिसीव किया है $6 का डिस्काउंट फ्रॉम सीयू से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपने देखा कि सी चॉइस आपकी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। द टोटल्स ऑफ अ ट्रायल बैलेंस एग्रीड, कि ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है वो एग्रीड हो जाता है। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है। ऑल द अर्थमेटिक्स इन द लेजर इज़ करेक्ट, कि क्या तमाम अर्थमेटिक जो हैं इस लेजर के अंदर करेक्ट हैं। ये इनकरेक्ट बात है, क्योंकि हो सकता है अर्थमेटिक एरर जो है आपका दोनों जगह पर हो गया हो, तो आपका ट्रायल बैलेंस भी टाइबैक है, अर्थमेटिक एरर भी उसमें है, तो ये इनकरेक्ट है। ऑल ट्रांजेक्शन्स हैव बीन एंटर्ड इन द करेक्ट लेजर अकाउंट, सब कुछ करेक्ट लेजर अकाउंट में, तो ये तो आपको पता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कि आप इनकरेक्ट मिस्टेक भी कर सकते हैं, गलती भी कर सकते हैं, ये इनकरेक्ट है। ऑल ट्रांजेक्शन्स हैव बीन एंटर्ड ऑन द करेक्ट साइड ऑफ द लेजर, कि तमाम ट्रांजेक्शन जो हैं करेक्ट साइड पर आई हैं, ये भी इनकरेक्ट है। अलबत्ता टोटल डेबिट बैलेंसेस इक्वल टोटल क्रेडिट बैलेंसेस, के डेबिट के जितने भी टोटल हैं, अगर ट्रायल बैलेंस एग्रीड है जो वो कहता है, तो इसका मकसद है कि डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड, के डेबिट साइड बराबर है क्रेडिट साइड के, जब भी ट्रायल बैलेंस एग्रीड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हम सेफली कह सकते हैं कि हमारी डी चॉइस जो है वो राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। गैरी रेंट्स हिज बिजनेस प्रीमिसेस, कि वो रेंट्स पर देता है, रेंट्स हिज बिजनेस प्रीमिसेस, अपनी बिजनेस प्रीमिसेस जो हैं वो रेंट के ऊपर लेता है। हिज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30th सितंबर, उसका साल 30th सितंबर को एंड होता है। ऑन 1 अक्टूबर 2016 रेंट प्रीपेड अमाउंटेड टू $3000, के 1 अक्टूबर को जो प्रीपेड रेंट इसने पे किया था वो $3000 था। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2017 को अ टोटल ऑफ $7000 रेंट वाज पेड, एक $7000 का रेंट इसने फर्दर पे करा। ऑन 30 सितंबर 2017 रेंट आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू $2000, के रेंट आउटस्टैंडिंग था $2000 का। कहता है विच जर्नल एंट्री shows the transfer of the rent to the income statement on 30th September, के एक्चुअली जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो एंट्री होगी वो क्या होगी। देखिए इसका आसान तरीका तो ये भी है कि आप रेंट का लेजर ही बना लें। रेंट का एक तो प्रीपेड था, देखें ये कहता है प्रीपेड रेंट है, तो ये आपके पास ऑन 1 अक्टूबर, तो बैलेंस बीडी जो था 1 अक्टूबर को वो $3000 का था, रेंट में प्रीपेड था, ये प्रीपेड रेंट।
और उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर ये आपने टोटल रेंट पे करा, तो बैंक की वजह से कितना डेबिट हो गया, 7,000 का। उसके बाद ये रेंट आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग का मतलब समझ रहे हैं कि इतना रेंट आउटस्टैंडिंग था जो अभी पे करना था, तो ये भी रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा रेंट पेबल की वजह से। एक्रूड रेंट है ये। एक्रूड रेंट का मकसद है वो रेंट जो पे करना है। तो देखिए ये तीनों डेबिट साइड के ऊपर अपीयर हो रहे हैं। एक तो ओपनिंग बैलेंस था, ये प्रीपेड था, मजीद आपने ये रेंट पे कर दिया, और साल के आखिर में प्रीपेड नहीं है, बल्कि ईयर एंड के ऊपर जाके क्या हुआ, ऑन 30 सितंबर को क्या पोजीशन है, 30 सितंबर 2017 को पोजीशन ये है कि प्रीपेड ख़त्म हो गया है। अलबत्ता रेंट पेएबल है कि जो एक्रूड रेंट है कि आपने प्रीमिसेस को यूज़ तो कर लिया लेकिन अभी तक रेंट नहीं दिया। तो ये तीनों अगर डेबिट साइड पर आएँ और हम तीनों को जमा करें तो 7, 3, 10 और 10, 12,000 डॉलर बनते हैं। ये $12,000 रेंट का अकाउंट है और यही क्रेडिट हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाके $12,000 से, ताकि डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि जितने एक्सपेंस अकाउंट हैं ये सारे इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्लोज हो जाते हैं जाके। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर कितना अमाउंट शो हुआ, 12,000 का। तो हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें हम कह सकते हैं कि हमारी सेफ चॉइस जो है वो बी है। देखें बी के अंदर क्या लिखा हुआ है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और रेंट क्रेडिट 12,000 से। तो ये आपकी राइट चॉइस हो गई क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। और फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। एंड्स फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 अगस्त द एनुअल रेट्स। रेट्स के माने होते हैं टैक्स के, जो प्रॉपर्टी वगैरह पे टैक्सेस होता है, कि एनुअल रेट्स ऑन अ शॉप आर $3,000, कि एनुअल जो रेट्स बनता था इसकी दुकान का वो $3,000 बनता है। ऑन 1 सितंबर 2016 रेट्स प्रीपेड अमाउंटेड टू $750, कि 1 सितंबर को रेट्स जो प्रीपेड था, जो इसने पहले से पे करा हुआ था, वो $750 था। रेट्स पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2017 अमाउंटेड टू $2,750, कि जो रेट्स इसने पे करा वो $2,750 का इसने पे करा, और प्रीपेड आप देख रहे हैं 750 था। कहते हैं व्हाट वाज द बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द रेट्स अकाउंट ऑन 1 सितंबर 2017, कि 31 में ईयर एंड हो रहा है, और ये कहता है कि 1 सितंबर यानी अगले साल जो इसका फाइनेंशियल ईयर है उसमें कैसे ब्रॉट डाउन माने आप कैसे आगे लेकर आएंगे इसको। तो देखिए एक सिंपल कंसेप्ट समझने का ये है, यहाँ इसने एनुअल आपको बता दिया है, एनुअल 3,000 है, इसको आप ध्यान में रखें एनुअल। अब आप ये देखें 750 जो है आपका प्रीपेड था, मज़ीद आपने पेमेंट कितनी करी 2750, तो इन दोनों को प्लस कर लें, 2750 प्लस 750 ये बनता है 350, 3,500। ये जो 3,500 है इसमें से ईयर एंड जो पूरा एनुअल रेंट है आपका, एनुअल रेंट आपका कहता है 3,000 है। तो देखिए बचा कितना आपका, जो आपका ऑलरेडी आप पेमेंट कर चुके हैं, एक पेमेंट करी थी, एक एडवांस प्रीपेड था, तो 3,500 बनते हैं। टोटल रेट्स आपके पूरे साल के वो बता रहे हैं 3,000, तो डेफिनेटली ये 500 आपका प्रीपेड है और इसका डेबिट बैलेंस होगा। तो देखें ये लिखा हुआ है डी चॉइस जो है, अगर आप देखें उसमें लिखा हुआ है 500 डेबिट बैलेंस, और ये डेबिट बैलेंस ही होगा आपका। आप लेजर भी बना के इसको समझना चाहें तो वहाँ से भी समझ सकते हैं कि आप रेट्स का अकाउंट बना लें। रेट्स के अंदर बैलेंस बी डी कितना था, बैलेंस था देखें 750, इसमें जो आपने पे करा बैंक के थ्रू वो 3,700, बल्कि 2,750 आपने पेमेंट कर दी, ये 3,500 आते हैं। जो बचा है आपके पास वो बैलेंस सी डी कितना बचा, ये 500 बैलेंस सी डी, और बाकी ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये 3,000 चले गए। और यही जो 500 है बैलेंस सी डी, यही यहाँ पर आकर डेबिट साइड पे क्या बन जाएगा, बैलेंस बी डी बन जाएगा। तो सिंपल कंसेप्ट है, आप इसको लेजर से भी समझ लें और लॉजिकली भी आपने देखा कि स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर भी आप समझ सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लग रहा है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अजय मेंटेन्स अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 3% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, कि अजय जो है
वो उसकी पॉलिसी ये है कि जो भी डाउटफुल डेट्स, जो भी ट्रेड रिसीवेबल उसके पास ईयर एंड पर होता है, उसका वो 3% जो निकालता है, तो उसको एक्सपेक्टेशन है कि ये उसका एस्टीमेट है कि 3% जो ट्रेड रिसीवेबल का है वो उसके कस्टमर उसको नहीं देंगे, ये उसकी पॉलिसी है। ऑन 1 जनवरी 2016 को द बैलेंस ऑन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट वाज $70 कि जो बैलेंस था प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का, जो पीछे से चला आ रहा था, वो $70 था। द ट्रेड रिसीवेबल अमाउंटेड टू $3,500 ऑन 31 दिसंबर 2016 के 31 दिसंबर 2016 को ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस 3,500 था। तो इस 3,500 का आप सिंपल पहले तो निकाल लें 3%। जब आप इसका 3% निकालेंगे तो 3,500 का 3% बनता है $105। और ये वो अमाउंट है जो एक्चुअली आपको इस साल चाहिए, लेकिन ऑलरेडी याद रखें कि पहले से $70 आपके पास पड़े हुए हैं। तो $70 अगर पड़े हुए हैं तो 105 आपको चाहिए, और $70 पड़े हुए हैं आपके पास। तो एक्चुअली इस साल जो एंट्री होगी वो $35 से एंट्री होगी, और इसकी एंट्री क्या पास होती है, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते हैं और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट करते हैं। तो बी चॉइस अगर आप देखें तो बी चॉइस के अंदर उसने यही एंट्री दी हुई है कि इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। इसके ऊपर मेरे कराचीज एकेडमी के अगर आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं तो इस पर इररिकवरेबल डेट्स का एक फ़ोल्डर आपको मिलेगा। उसमें मैंने बहुत डिटेल्ड से ये सारे कंसेप्ट्स के एजिंग कैसे निकलती है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का अगर बैलेंस दिया हुआ है और वो अगर कम है तो क्या होगा, ज़्यादा है तो क्या होगा, बैड डेट्स राइट ऑफ की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इसके अलावा पास्ट पेपर्स आपको बहुत बड़ी तादाद के अंदर मिल जाएंगे। पेपर 2 भी आपको कैम्ब्रिज स्पेसिमेन पेपर से लेके 2020, 2019, 2018 और 2017 तक भी 17 या 18 तक आपको जो है वो पेपर 2 मिल जाएगा। और पेपर 1 जो है हम कर ही रहे हैं, ये 2020 से लेके अब तक जितने पेपर्स हैं ये वहाँ आपको मिलेंगे। तो उसमें इससे रिलेटेड या अभी जो हम सवाल करके आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें एग्जामिनर जो है वो रिपीट करता है। और अकाउंटिंग के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक चीज़ है क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट आपकी, और सेकंड चीज़ इसमें ये होती है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा मटेरियल पास पेपर्स होते हैं। तो कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएं तो बहुत बड़ी तादाद में पास पेपर्स वहाँ पर हैं, और वीडियो फॉर्म में इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कंसेप्चुअली क्या कैसे अटैम्प्ट करेंगे पेपर को, ये सब वहाँ पर है। तो वीडियो इत्मीनान से देखें, उसके बाद जो कुछ आपने सीखा है उसको फिर वीडियो बंद करके ख़ुद से एग्जामिनेशन पेपर को अटैम्प्ट करें। इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस, और वंस यू गेट द राइट कॉन्फिडेंस तो यू विल बी एबल टू इजीली हैंडल द पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल। एंड इफ़ यू हैंडल द पेपर वेल, यू विल बी एबल टू से इंशाल्लाह गेटिंग A+ इन योर एग्ज़ाम। तो ये जाके ज़रूर आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। मोना पेड $32,000 फॉर ए न्यू मोटर व्हीकल, कि मोना ने 32,000 की पेमेंट करी एक मोटर व्हीकल के लिए। दिस इंक्लूडेड $100 फॉर फ्यूल, इसके अंदर $100 जो है वो फ्यूल के थे, और $250 फॉर रोड टैक्स, और $250 का इसने रोड टैक्स पे किया। शी डेबिटेड द परचेजेज अकाउंट, उसने परचेजेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, एंड क्रेडिटेड द कैश बुक विथ $32,000। और कैश बुक जो है वो उसने क्योंकि पेमेंट करी थी तो कैश बुक के अंदर तो चले समझ में आती है रिकॉर्डिंग क्या हुई, लेकिन मिस्टेक इसके अंदर क्या हुई है। मिस्टेक इसके अंदर ये हुई कि $32,000 की जो मोटर व्हीकल थी, और ये दो चीज़ें जो आपको लग रहा है फ्यूल हो गया, रोड टैक्स, ये असल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दो चीज़ें होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। वो चीज़ें जो करंट ईयर के अंदर सिर्फ आपको बेनिफिट्स पहुँचाएँ वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे फ्यूल आप यूज़ करेंगे ख़त्म हो जाएगा, रोड टैक्स एक पर्टिकुलर पीरियड का होता है, दोबारा पे करना पड़ेगा। तो ये दोनों के दोनों जो एक्सपेंसेस हैं वो इनकरेक्ट है। फर्दर इसने परचेजेज अकाउंट में इसको रिकॉर्ड कर लिया। तो अब सबसे पहले इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी कि परचेजेज अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। अगर आप देखें पहली एंट्री तो इनकरेक्ट है, मोटर व्हीकल डेबिट, दूसरे में परचेजेज डेबिट, ये भी इनकरेक्ट। तीसरे में अलबत्ता देखें परचेजेस को 32,000 से इसने क्रेडिट किया है, मोटर व्हीकल को 31,650 से डेबिट किया है, और बाकी जो रोड टैक्स था और फ्यूल था इसने उसको मोटर व्हीकल एक्सपेंस में डाला हुआ है। तो ये सी जो आपकी चॉइस है वो राइट चॉइस है कि मोटर व्हीकल को आप डेबिट कर देंगे $31,650 से,
और मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। ये जो फ्यूल की अमाउंट है और रोड टैक्स की ये मिलती है 350, इसको डेबिट कर दें। और परचेजेस जो आपने गलती से डेबिट कर दिया था 32,000 से, उसको क्रेडिट कर दें। ये करेक्ट एंट्री होगी। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। अ ट्रेडर इनकरेक्टली पोस्टेड सेल्स रिटर्न ऑफ $100 टू द क्रेडिट ऑफ परचेजेस रिटर्न अकाउंट। कि एक ट्रेडर ने क्या करा गलती से कि उसने सेल्स रिटर्न जो थी $100 की, उसको परचेजेस रिटर्न में रिकॉर्ड कर लिया। देखिए परचेजेस रिटर्न क्या करते हैं, ये परचेजेस आपकी कॉस्ट है। जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो परचेजेस में से लेस करते हैं परचेजेस रिटर्न। तो इसका मकसद है परचेजेस आपकी कॉस्ट है, परचेजेस रिटर्न के अंदर अगर आपने एंट्री करी तो आपने कॉस्ट को कम कर दिया। कॉस्ट को कम करने का मकसद समझ रहे हैं कि प्रॉफिट ओवर स्टेटेड हो जाएगा। प्रॉफिट ओवर स्टेटेड हो गया $100 से। दूसरी तरफ आपने क्या करा कि सेल्स रिटर्न क्या करती है, सेल्स रिटर्न इनकम स्टेटमेंट में से सेल्स में से लेस करते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स आपका रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू में से अगर ये रिटर्न आप माइनस करते तो क्या होता कि आपका रेवेन्यू अभी रेवेन्यू जो है वो आपका ज़्यादा है और वो कम हो जाता, लेकिन वो कम नहीं हुआ क्योंकि आपने उसको यहाँ रिकॉर्ड कर लिया है। तो एक तरफ तो ये हुआ कि आपका जो रेवेन्यू है वो ओवर स्टेटेड है $100 से, और दूसरी तरफ आपने अपनी कॉस्ट को कम कर दिया। तो टोटल इम्पैक्ट जो है इसका $200 का होगा कि $200 से आपका प्रॉफिट जो है वो ओवर स्टेटेड है। आपकी समझ आ रही है क्या हुआ है? दो गलतियाँ। एक तरफ आपने सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं करी जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू बढ़ा है। अगर आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल्स आपकी ज़्यादा है $100 से क्योंकि उसमें से इस सेल्स रिटर्न को माइनस होना था, तो आपका रेवेन्यू $100 से बढ़ गया। दूसरी तरफ मिस्टेक क्या करी कि इसको परचेजेस रिटर्न, तो परचेजेस रिटर्न जो है परचेजेस में से माइनस करते हैं। परचेज आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट को आपने $100 से कम कर दिया। तो एक इम्पैक्ट ये है और एक इम्पैक्ट सेल्स रिटर्न का है जो रिकॉर्ड होने से रह गई। तो टोटल $200 से आपका प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है। कहते हैं व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, कि ग्रॉस प्रॉफिट पे इसका इम्पैक्ट क्या है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर ही ऊपर आती हैं, सेल्स भी ऊपर आएगी और ये जो परचेजेज है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ओवर स्टेटेड है। कितने से ओवर स्टेटेड है आपका? ये ओवर स्टेटेड है $200 से, जो मैंने आपको समझाया। तो चॉइस बी में देखें लिखा हुआ है ओवर स्टेटेड बाय $200। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो राइट चॉइस है वो हमारी बी है। यहाँ पर हम इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक। फिर बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो अगले लेक्चर के अंदर फिर हम स्टडी करेंगे। तो होप आपकी समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।